लक्ष्मण जी, वो काफ़ी कम हुई है और उसकी वजह से हमने अक्रॉस द बोर्ड कंज़म्पशन में स्लो डाउन देखा है और डिस्क्रिशनरी कंज़म्पशन, नॉन डिस्क्रिशनरी कंज़म्पशन जो स्टेपल्स कंपनी है, एफएमसीजी कंपनीज़ जो कह रही हैं कि कंज़म्पशन में स्लो डाउन है, वो इसलिए है कि लोग डाउन ट्रेड कर रहे हैं, 10-15% कम प्राइस वाला लोकल ब्रांड ले रहे हैं, नेशनल ब्रांड नहीं ले रहे हैं और इसकी कारण ये है कि जो सरकार को जो बाइंग पावर बढ़ानी चाहिए एक कंज्यूमर की, उसकी तरफ सरकार अभी तो कुछ नहीं कर रही है और इसकी वजह से जो हमारा एक कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है जीडीपी का, वो कोई भी रीज़न नहीं है अभी उसका कि वो सडनली टर्न अराउंड होके पॉजिटिव हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है काफ़ी चिंताओं का विषय है ये अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, कि ये कहाँ से वापस हम विशियस साइकिल में जो जा रहे हैं उससे निकल के कैसे वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल में आए। तो लक्ष्मण जी, एक संक्षेप में जो आपने पूछा उसका मेरा उत्तर यही रहेगा कि अभी मेरे पास कोई भी ट्रिगर नहीं है जो मैंने ढूंढे भी जिससे मैं कह सकूं कॉन्फिडेंटली कि जो अर्निंग्स है कॉर्पोरेट अर्निंग्स वो पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसे पिछले क्वार्टर में हुआ था डाउनग्रेड, वापस इस क्वार्टर में फिर से डाउनग्रेड्स होंगे और फिर से हमारा जो वैल्यूएशन है मार्केट का वो फिर उस पे सवाल उठेंगे और ये वापस फिर वो ये सेल ऑन रैलीज मार्केट रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में लक्ष्मण जी। पंकज जैन साहब, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन दिस डिस्कशन। जी नमस्कार। देखो, काफ़ी स्टिकी सिचुएशन है इस टाइम मार्केट्स की। अगर हम देखें जिस तरह के आप ट्रिगर्स की अभी आप कार्यक्रम के शुरू में बात कर रहे थे, इसमें अगर मैं ऐड और डिलीट करना चाहूँ, आई थिंक 8 फरवरी को जो दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर नहीं मान के चलता। आई थिंक आइदर वे उससे मेरे को नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट को कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उसके अलावा जो एक और जो चीज़ हम ऑन अ डेली बेसिस जो देख रहे हैं ट्रिगर, द काइंड ऑफ एफआई सेलिंग हम अपनी मार्केट्स में जो देख रहे हैं, और जो एक अनुमान था कि क्या वर्ष 2025 में एफआईस का रुझान थोड़ा सा बदल जाएगा क्या। आपके साथ मैंने पहले भी कार्यक्रम किए थे आज से 1-2 हफ्ते पहले, और आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि ऐसा नहीं होने वाला, रादर दे में एक्सिलरेट देयर सेलिंग आफ्टर कमिंग बैक इन द न्यू ईयर। और अगर हम देखें, अगर हम उसकी वजह के मूल कारण देखें, इफ वी डू नॉट गेट sort of emotional with the markets, if we do not talk on a patriotic kind of basis, अगर हम जनरल एक लॉजिकल इकोनॉमिकल मैथमेटिकल बेसिस पे बात करें, जिस तरह का इस टाइम एक स्टिकी इन्फ्लेशन चल रहा है हमारी मार्केट में, जिस तरह का एक स्टिकी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं डेप्रिशिएटिंग रुपी हैगा, एप्रिशिएटिंग डॉलर हैगा, और जो Q3 जो रिजल्ट्स है, ओनली थिंग आई थिंक जो पॉजिटिव पार्ट है, जो Q3 के रिजल्ट जो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है। आई थिंक मार्केट्स में एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम है, वो काफ़ी कुछ इनबिल्ट हो गया मार्केट में। और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट या यील्ड यूएस मार्केट में देखने को मिल रही है, क्लोजर टू से बिटवीन अ सेफ यील्ड ऑफ 4.5 to 5% इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और हमारी मार्केट में 6.5 to 7% इन रुपी टर्म्स विद डिप्रिशिएटिंग रुपी एंड फॉलिंग मार्केट्स। तो काफ़ी सीरियस चैलेंजेस हैंगे, और मेरे को नहीं लगता कि अभी ऐसे कारण मार्केट में बन पा रहे हैं कि दैट एक यू टर्न उसमें देखने को मिले। तो चैलेंजेस बने हुए हैं। और एक और चीज़ जो अब पिछले कुछ एक इलेक्शन से हम देख रहे हैं, एक ये जो फ्रीबीज का कल्चर आ गया है क्रॉस ऑल पॉलिटिकल क्लास, है कि जो थोड़ा सा एक सोशलिस्ट काइंड ऑफ कल्चर आ गया है मार्केट को, शायद उसका भी डर है कहीं आने वाले 1 फरवरी के बजट में कहीं उसकी कुछ झलक देखने को ना मिल जाए, रादर अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर इज हैपनिंग। सो इस टाइम स्टिकी सिचुएशन हैगी, और मेरे को नहीं लगता कि इमीडिएट बेसिस पे कुछ सीरियस टर्न अराउंड होने वाला है। सो आई थिंक वन विल हैव टू वेट आउट, वन विल हैव टू वॉच आउट। और अभी भी ऐसा मानना है, हमारा भी ऐसा मानना है कि अभी मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिली है, काफ़ी तीव्र करेक्शन हो गई है पिछले 2-3 महीने में, बट शायद अभी भी यहाँ से कुछ एक लेवल्स नीचे के आ सकते हैं। टेक्निकली मोस्ट ऑफ द लेवल्स हैव बीन ब्रीच्ड, जहाँ पर जाके हमारे को ऐसा लगे, या इंस्टीट्यूशंस को ऐसा लगे, या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को ऐसा लगे कि अब वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं दोबारा से। और
एक और बात नहीं हमारे को नहीं भूलनी चाहिए, हम जो देख भी रहे हैं कि अब जो एक रिटेल फोर्स जो हमारे मार्केट में थी, आई थिंक उसमें भी एक थकान सी आ गई है। दे हैव नॉट बीन एबल टू काउंटर द एफआई सेलिंग जो आज से 1-1.5 महीने पहले तक देखने को मिल रही थी। तो इन सब चीज़ों का समीकरण मेरे को लगता है अभी भी चैलेंजेस बरकरार हैं। लेट्स होप सम ऑफ द रिजल्ट्स जो Q3 में आते हैं काफ़ी इंकरेजिंग रिजल्ट्स हो। कुछ एक सेक्टर से तो उम्मीदें कम है, बट कुछ एक सेक्टर समथिंग लाइक हेल्थ केयर, फार्मा, टेक्नोलॉजी, आई थिंक दीज आर सेक्टर्स, इवन ऑटोमोबाइल से मेरे को लगता है कि इस बार अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स होप एंड प्रे कि उनके रिजल्ट अच्छे आए। सो दीज आर काइंड ऑफ इमीडिएट सिनेरियो जो हमारे को अभी ग्रैपल करना पड़ रहा है, और मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा और समय इसी कश्मकश में मार्केट गुजार सकती है। बिल्कुल, ये जो Q3 का कसमकस है वो अनसर्टन है, चूंकि कोई कह नहीं सकता कि रिजल्ट कैसे आएंगे, किस सेक्टर के रिजल्ट बेहतर आएंगे। और हमारे कुछ मेहमानों ने कहा भी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, हो सकता है कि Q3 भी निराश करे। लेकिन एक चीज़ जो सर्टेन है वो है कि Q3 के नतीजे आते आते आपको 20 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा जहां पे डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे। इसको लेके अब जितने भी इंटरनेशनल, जितने भी बाहर दुनिया भर का अखबारों में देखें तो वहां पे लिखना पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया है कि उनका आना किसके लिए अच्छी बात है, किसके लिए खराब बात है। हमारे भी कई सारे चीज़ें लिखी गई। तो सुनील सुब्रमण्यम साहब, डोनाल्ड ट्रंप के आने को लेकर के जो एक डर का माहौल था उसको लगता है कि मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है, और अब वो आना सिर्फ एक कह सकते हैं कि डेट की प्रक्रिया है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मार्केट ने ट्रम्प के साथ ओवर रिएक्ट किया है। बहुत एफआईआईज जो अमेरिकन मार्केट में निवेश करते हैं वहां पे एफआईआई नहीं होंगे, वो डीआईएस होंगे, यूएस एफआईएस। और हमारे मार्केट में मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि ट्रम्प की जो, मैं एक फ्रेज यूज करता हूँ, भौंकता कुत्ता उतना काटता नहीं है। ट्रम्प बातें करने में माहिर है, हार्डकोर बिजनेसमैन है। तो जो उन्होंने एक थ्रेट की तरह फैलाया है कि मैं आके ये करूंगा वो करूंगा, और मार्केट भी उस पर उम्मीदें बना रही है, अमेरिकन मार्केट की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में एक्चुअली जब वो पावर में आएंगे वो रियलाइज करेंगे कि हर जगह में उसको कांग्रेस, भले ही रिपब्लिकन पार्टी दोनों जगह पे उनके सपोर्ट के लिए है, हर चीज को नहीं सपोर्ट करेंगे। सेकंड, वो टैरिफ लगाएंगे तो अल्टीमेटली उसका कॉस्ट अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो वो इसीलिए वो भी एक थ्रेट की तरह उसको यूज कर रहे हैं, बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करेंगे, और एक्चुअली एक प्रैग्मेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए मार्केट की जो एक डरावट रही है कि ट्रंप आके ये करेंगे वो करेंगे, वो एक्चुअल रियलिटी में उतना नहीं होगा। एक रिलीफ आएगा उसमें, नंबर मेरा मानना है। सेकंड, सिमिलरली अमेरिका में जो पॉजिटिविटी आई है, अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन बिजनेसेस को ट्रंप टैक्स कट के जरिए बहुत सपोर्ट करेंगे, ये मांगा मेक अमेरिका ग्रेट, उतनी आसान नहीं है। यूएस का पर कैपिटा इनकम $80,000 है, चाइना का 13,000 है, हम 3,000 के करीब है। तो कॉस्ट में बहुत फर्क है। इतना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान नहीं है। तो मेरा मानना है कि अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्योंकि जैसे ना इक्विटी मार्केट की एक होती है, बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट, यानी बाय ऑन द एक्सपेक्टेशन सेल ऑन द रियलिटी। तो ये ट्रम्प के इलेक्शन के बाद 10-15 दिन में जब वो एक्चुअली आके बात करेंगे, मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, और वो पैसा इमर्जिंग मार्केट की ओर थोड़ी फैल सकती है, और हमारे मार्केट को भी थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि एक्चुअल रियलिटी पोस्ट दिसंबर जनवरी 20 मे नॉट बी एज बैड कि इतना अभी जो फियर फैक्टर है, वो एक इंपॉर्टेंट बात मैं मानता हूं। तो अल्टीमेटली ये एफआई का थोड़ा अमेरिका से बाहर जाना, पैसा उसमें थोड़ा एलोकेशन इंडिया को भी मिल सकता है, मगर कौन से सेक्टर, कौन से ये इस आने वाले अर्निंग सीजन बताएगी। हालांकि मैं अगले सवाल के लिए दलजीत जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल सुब्रमण्यम साहब और आपसे पूछ लूं, चूंकि यूएस के बारे में आपने कहा, इसमें एक फैक्ट है। फैक्ट यह है कि 2017 के टैक्स पॉलिसी को आगे एक्सटेंड करेंगे और इसकी आहट सबको पता है। और उसकी वजह से आप देखिए कि वहाँ पे जो है जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वगैरह देखे वो 5% के आसपास जा चुका है। तो जाहिर तौर पे कोई इंडिया में पैसा क्यों लाएगा जब उसको 6-6.5% लगता है। तो ये एक फैक्ट है जिसको आगे लोग बढ़ाते जा रहे हैं। और टैरिफ में कुछ ना कुछ करेंगे ट्रंप, ये भी सबको पता है। और इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, ट्रेड सरप्लस में है, ये भी सबको पता है। तो ये तो फैक्ट है, ये तो होना ही होना है।
फिर भी मेरा मानना और है एफआई कि समझते हैं इस चीज को। नहीं, मेरा मानना है कि अल्टीमेटली मनी चेजेस द बेस्ट लेवल। मेरे ख्याल में अगर ये ट्रम्प वाली कारनामे, ट्रम्पोनॉमिक्स उसको नाम दें, अगर उतनी सिवियर नहीं आने वाली है जितना लग रहा है, तो डॉलर का स्ट्रेंथनिंग भी थोड़ा कम होगा। तो एफआईएस को आज उस ऑलरेडी डिप्रिशिएटेड रुपी हो गई है, आने वाले दिन में और भी डिप्रिशिएट उतना ज्यादा होगा, तभी डर होगा ना। मेरे ख्याल में उतना नहीं होगा, वही मैं कह रहा हूँ कि और हर एफआईआई जो है वो उधर बॉन्ड मार्केट से बोरो करके यहाँ नहीं निवेश करता है, वहां पे रिटेल एच इन्वेस्टर्स हेज फंड में निवेश करते हैं, उनका इक्विटी का पैसा है, पूरा पैसा जाके डेट में नहीं निवेश होता, या पूरे वो हेज फंड्स पूरे बोरिंग पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ग्लोबल एलोकेशन में वापस एक रिवर्सल होगी। इतना पैसा यूएस के पीछे, उम्मीदों के पीछे गया है, तो थोड़ा उधर प्रॉफिट बुकिंग होना है, और वो पैसा इमर्जिंग मार्केट में जरूर आएगी वक्त के लिए। ये उनके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआईएस के लिए, क्योंकि वो आने वाले दिन की डायरेक्शन, रिफॉर्म्स की डायरेक्शन, क्या पॉपुलिज्म बहुत ज्यादा होगा बजट में, वो सब चीज एफआईएस के लिए बहुत मायने रखती है। बट मेरा मानना है कि जो भी मार्केट ने एंटिसिपेट किया है ट्रम्प के बारे में, वो रियलिटी में उतना नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इमिग्रेशन की बात लीजिए, इमिग्रेशन में डर के मारे वो लोग रोक रहे हैं कि बहुत नुकसान होगा इंडियन आईटी कंपनीज को, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेशन पे भी कुछ एक्शन लेंगे। ये H1B वीजा, ये हाई एंड लेवल पे उनका कुछ नहीं है। इनफैक्ट ऑलरेडी अमेरिकन बिजनेसमैन बहुत जाके गठबंधन बना रहे हैं ट्रम्प के साथ, राइट। तो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होगा, वही मेरा है। जितना डर आज बिल्ड हुआ है इस ट्रम्पोनॉमिक्स के कारण, एक्चुअल रियलिटी में उतना नहीं होगा, एक रिलीफ होगी, ये मेरा फर्म बिलीफ है। टू दैट एक्सटेंट कौन सी सेक्टर ये चुनना आज मुश्किल है, बिकॉज बजट ये के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल मैं भी यही हर कोई यही चाहेगा कि जितना डर है वो उतना डर ना रहे। डर जो बना है वो ज़्यादा बन गया है। हालांकि इसके सपोर्ट में एक बात कह दूं कि जब वो टर्म 1 में थे तो रुपये सिर्फ 11% डिप्रिसिएट किया था, और बाइडेन के टाइम में 29% रुपये डिप्रिसिएट किया था। ये भी एक फैक्ट है। तो डर कहीं और था, होता कहीं और है घटना। कोहली साहब, आपको भी लगता है कि ट्रंप को लेकर ओवर रिएक्ट मार्केट कर गया है और ट्रंप अब कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं रहा, या फिर आपको लगता है अभी भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है? लगता है लक्ष्मण जी, मार्केट ने काफी रिएक्शन कर दिया है, और आई एग्री 100% विद व्हाट सुब्रमण्यम सर वाज सेइंग कि काफी कुछ मार्केट को बहुत ज्यादा फियर फैक्टर की वजह से पहले से ही, और मार्केट की ये आदत है, हमेशा ऐसा ही होता है कि कोई भी इवेंट होता है तो हम लोग एक साइड में हमेशा करते हैं, या तो ओवर एक्सुबरेंट हो जाते हैं या ओवर पेसिमिस्ट हो जाते हैं। तो उसका हम एक जो रेपरकशन है वो देख रहे हैं ऑलरेडी बॉन्ड यील्ड्स में, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में और डॉलर इंडेक्स में। तो वो एक तरफा नहीं चल सकता, तो हमें भी लगता है कि वहां पर एक टेम्परेरी रिलीफ, अब वो टेम्परेरी रिलीफ तो आएगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी क्या रहती है वो डिपेंड करेगा एक्चुअल एक्शन क्या होते हैं। देखिए, एक टॉप डाउन अप्रोच लेना बहुत सिंपल होगा, बट एक्चुअली थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट फॉर ईच सेक्टर। तो अब ये कहना कि वो उतने सीवियर नहीं होगा, उतना सीवियर नहीं होगा, मान लिया कि वो एक 60% की ड्यूटी की बात कर रहे हैं या 50% ड्यूटी की बात कर रहे हैं, बट जिसके ऊपर 0 ड्यूटी था या 10% था उसको 20 किया तो उसके लिए डबल हो गया। तो हमको समझना, वो फिर वो फाइनली जब फाइन प्रिंट आएगा, जब वो एक्चुअल एक्शन लेना शुरू करेंगे तब पता चलेगा, और तब वो सेक्टर स्पेसिफिक या सेगमेंट स्पेसिफिक रिएक्शंस होंगे। एक मैक्रो लेवल का जो है वो आई थिंक काफी कुछ बिल्ट इन हो गया है, उसमें एक टेम्परेरी रिलीफ आएगा, बट सेगमेंट स्पेसिफिक वापस हमको देखने को मिलेगा, और वो आगे कुछ समय तक दिखता रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए वो भी जो भी करेंगे फाइनली उनको कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना है। हाँ, फिर कितना प्रैग्मेटिक करेंगे, कितना इरेशनल करेंगे, कई बार बहुत सा पोस्चरिंग की वजह से भी करना पड़ता है, और बाद में उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। नोबडी स्टॉप्स, नो, पॉलिटिशियंस दे बिहेव लाइक दैट, वी नो ऑल ऑफ देम हाउ दे बिहेव, नो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज उसने कुछ किया और कल वो वापस नहीं ले सकता है, तो वो भी होगा। तो ये काफी टर्मोइल वाला पीरियड है। तो आई थिंक वो हम लोग जो मान रहे हैं कि 2025 एक्चुअली पूरा ईयर काफी टर्मोइल वाला ईयर रहने वाला है। इट विल नॉट बी एज इजी जो पिछले 3-4 साल से हम लोग बहुत स्मूथ रन, और वैल्यूएशंस को तो लोग ऑलमोस्ट भूल ही गए थे एक तरीके से। इन्वेस्टर्स तो ऐसा सोच रहे थे कि अब तो सब एक तरफ ही चलने वाला है, तो वो सब सिचुएशंस ग्राउंड रियलिटी पे वापस दिखेंगी। तो वॉलेटिलिटी विल बी द नेम ऑफ द गेम फॉर नेक्स्ट फुल ईयर।
तो इस वॉलेटिलिटी में जाहिर तौर पे हर किसी के मन में ये हुआ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या पंकज जैन साहब, इस वॉलेटिलिटी में आराम से साइड होकर बैठ जाया जाए या फिर मौके तलाशना चाहिए? और अगर मौके तलाशना है तो जैसा कि ट्रंप की बात अभी चल रही थी, तो मौके कहाँ तलाशे जाएं? देखो लक्ष्मण जी, जहां तक अभी जो ट्रम्प साहब की बातें हो रही थी उसमें एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। ऑन अ लाइटर साइड, ये माना जाता है कि मोदी जी की ट्रम्प साहब से अच्छी दोस्ती है, और हो ना हो उस चीज का देश को, देश की इकोनॉमी को किसी ना किसी रूप में आई थिंक जरूर फायदा मिलना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग, और आई हैव बीन रीडिंग गुड आर्टिकल्स अबाउट दैट, कि इस बार जो ट्रंप जी की जो कैबिनेट हैगी, जो प्रपोज कैबिनेट हैगी, काफी अच्छी मैच्योर कैबिनेट हैगी। इट्स नॉट लाइक लास्ट टाइम। आई थिंक जो मैच्योरिटी, इंटेलेक्ट लेवल, एक्सपीरियंस लेवल जो इस बार की कैबिनेट का है, आई थिंक शायद लास्ट टाइम इस तरह का नहीं था। एंड इवन ट्रम्प साहब भी, आई थिंक कमिंग इनटू सेकंड टर्म, आई थिंक ही इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड एंड मैच्योर देन व्हाट वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट टर्म। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादातर डिसीजन वंस इज इन द चेयर काफी रैशनल एंड पॉजिटिव होने चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये जो टैरिफ का जो थ्रेट हैगा, जो भी हमारे को पैनलिस्ट भी कह रहे थे, इतना आसान नहीं है। अगर कहीं पर भी ज्यादा टैरिफ बढ़ते हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर ऑफ यूएस सफर्स, और वहां पर भी इन्फ्लेशन एक काफी स्टिकी चीज है। तो आसान नहीं है समीकरण। एंड आई एम वेरी श्योर वंस मिस्टर ट्रम्प कम्स इन द चेयर, काफी अच्छे रैशनल डिसीजन लिए जाएंगे। एंड आई थिंक ये जो एक वॉलिटिलिटी चल रही है बिकॉज ऑफ व्हाट मे हैपन वंस ट्रम्प इज इन द चेयर, मेरे को लगता है उसमें एक थमाव देखने को मिल रहा है। आई थिंक दैट वुड बी द पॉजिटिव पार्ट। एक सिनेरियो क्लियर आउट हो जाएगा। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, कि इस वॉलिटिलिटी में, इस तरह के समीकरण में, इस तरह के हेजी सिनेरियो में इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? आई थिंक इन्वेस्टर्स को, जो एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स है, जो एक स्टडी इन्वेस्टर है, लिक्विड इन्वेस्टर है, जो अपने पैसे से इन्वेस्ट कर रहा है, मार्जिन ट्रेडिंग में नहीं जा रहा, लीवरेज ट्रेडिंग नहीं कर रहा, आई थिंक उसको अभी भी अच्छी तरह मौके तलाशने चाहिए। देर आर सेगमेंट्स, देर आर पॉकेट्स विच कैन इजीली बी विजुअलाइज, कि जहां पर हम अभी भी देख रहे हैं देर आर सम पॉकेट जो अभी भी अपने हाइस के आसपास चल रही हूं, उनमें ज्यादा करेक्शन नहीं आया। करेक्शन इसलिए नहीं आया कि दे हैव बीन थ्रोइंग गुड रिजल्ट्स, गुड ग्रोथ पैटर्न्स आ रहे हैं। और जैसे हम बार बार बात करते हैं, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटैलिटी, दीज आर सम सेगमेंट। टेक्नोलॉजी, आई थिंक जिस तरह के टीसीएस के रिजल्ट्स आए, आई थिंक काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। एंड इट मे बी kind of a scenario with the sector. So we could see एक approach towards picking technology kind of scenario. उसके अलावा ट्रेडर्स जो है, ट्रेडर जो एक क्लास है, आई थिंक वो एक अपने आप में एक काफी बड़ी क्लास है। एंड दे एडजस्ट टू द सिनेरियो। अब हम जो देखने लग गए हैं पिछले 1-1.5 महीने से, जो एक दे ट्रेंड टू प्ले बोथ साइड, बट ट्रेडर्स विल हैव टू बी कॉशियस। आई थिंक जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जो हम ट्रेडर लोगों से बात करते हैं, अपने यहाँ देखते भी हैं, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम जो एक काफी डीप फॉल हो गया मार्केट में, जिस तरह की कुछ दिनों बड़ी एग्रेसिव वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है, खासतौर से निफ्टी, बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट प्लस माइनस, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट प्लस माइनस, आई थिंक दैट इज व्हाट इज हार्मिंग देम मोर देन द एक्चुअल फॉल इन द मार्केट। सो आई थिंक व्हाट वी हैव बीन एडवाइजिंग कि स्टे लाइट, स्टे कॉशियस। और जो इस तरह की वॉलेटिलिटी है, इसमें आसान नहीं है ट्रेडर्स को पैसा कमाना। सो कोई बुरी बात नहीं है कि कुछ एक हफ्ते साइडलाइंस पे आप बैठिए, लेट द मार्केट सॉर्ट ऑफ स्टेबलाइज, प्लेटू आउट, एंड वंस द थिंग्स आर sort of evenly poised, थोड़ी semblance आ जाएगी, one can always return back to the market. But as a investors, मेरे को लगता है कि चेरी पिकिंग करते रहना चाहिए। देयर आर गुड सेक्टर्स, देयर आर गुड स्टॉक्स। इवन जो सेक्टर्स जिनमें काफी डीपर करेक्शन हो गई है, समथिंग लाइक एफएमसीजी और मेटल्स, वहां पर भी हमारे को लगता है कि अब एक बॉटम अप अप्रोच आ रही है, एक वैल्यू अप्रोच आ रही है। एंड ईयर 2025 हमारा मानना है इट्स अ ईयर ऑफ कॉशन, जहां पर मनी मेकिंग इतनी आसान नहीं है। बट अगर आप सिलेक्टिवली, जहां जहां वैल्यू है, अच्छे सेक्टर्स हैं, लार्ज कैप के स्टॉक के साथ अगर आप रहेंगे, तो देयर इज स्टिल डिसेंट मनी टू बी मेड, देयर स्टिल स्टेबिलिटी इन दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स।
बिल्कुल ईयर ऑफ कॉशन है और इस हिसाब से इसी रणनीति की तरह चलना होगा। अभय अग्रवाल साहब, ये ट्रंप वाले सवाल को लेकर एक बार आपके पास भी आ जाऊं, हालांकि इसमें ये बहुत साफ कर दूं कि ट्रंप के आने से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, लेकिन जब एक्सपोर्ट के ट्रेंड को आप देखें तो बहुत सारा एक्सपोर्ट अब हम लोग इंडिया से डाइवर्सिफाई हुआ है। यूएस, यूरोप जैसे कंट्री से हट करके हम लोग नॉन यूरोप और नॉन अमेरिका कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो इस डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि यूएस कुछ करता है, टैरिफ लगाता भी है, तो हम लोग थोड़े से बचे रहेंगे। लेकिन दिक्कत तब होगी जब वो चाइना जैसे देशों पे थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है, तो चाइना भी अपनी रुपये को, करेंसी को डिप्रिसिएट करना चाहेगा। तो ऐसे में फिर हम लोगों के रुपये के ऊपर एक दबाव बनेगा और फिर आरबीआई की तरफ से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, इस वजह से डर बना हुआ है। तो अभय अग्रवाल साहब, आप इस डर से कितना सहमत हैं? और अगर मैं कहूं कि इस ट्रंप प्रूफ कुछ सेक्टर आपके हिसाब से हो तो क्या हो सकता है? ये देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात हुई है यूएस में जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, और वो ये है कि जो यूएस का डॉलर जिस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है, उसको इंडेक्स बेस पे देखें तो 102 के आसपास था, अब 109 पे आ गया है। तो 7% की जो अप्रिसिएशन है यूएस डॉलर में, मतलब बाकी करेंसीज जो डेप्रिशिएट हुई हैं, तो एक तरफ ये डर है मार्केट में कि एक टैरिफ लगेगा, पर आप जो यूएस का जो ट्रम्प गवर्नमेंट है, उनका सबसे बड़ा डर ये है कि जो कंट्रीज उनको एक्सपोर्ट करती हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से। तो हमारे यहाँ से भी अगर कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है, वो ऑलरेडी ट्रम्प के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से बहुत फायदेमंद एक्सपोर्ट्स हो गए हैं। अब आप टैरिफ लगाने तो एक तरफ है, पर दूसरी तरफ पहली प्रॉब्लम जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी कि वो कैसे जो यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, जो उनको भी हर्ट करेगा, उसको कैसे रोकें। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो टैरिफ लगाने के बाद हो सकता है यूएस डॉलर और अप्रिशिएट हो जाए, तो जो भी आपने टैरिफ लगाया वो दूसरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो वो इवन आउट हो जाएगा। तो ये एक बड़ी एक एक ट्रम्प गवर्नमेंट के लिए बड़ी दुविधा वाली सिचुएशन होने वाली है। और हम और अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से ये प्ले आउट होगी। तो इस एनवायरनमेंट में पर अगर हम इंडिया की बात करें लक्ष्मण जी, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का मार्केट करेक्शन या इंडिया में इन्वेस्टर को कोई बहुत डर होना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत छोटे एक्सपोर्टर हैं फ्रैंकली इन ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स। हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में 1% के आसपास कुछ शेयर है। तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी कंपनीज काफी कॉम्पिटेंट हैं, कुछ भी एक्शन लिया जाए उसके सामने उसको बैलेंस करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज की आपने बात की, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, और आई थिंक डरने की बजाय इन्वेस्टर्स को मौका देखना चाहिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो ऑलरेडी एमर्ज हो रही है और जिस सेक्टर को इन्वेस्टर्स रिवॉर्ड भी कर रहे हैं, वो है एक ब्रॉडली कहें तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्पेस जो है, जिसमें सरकार भी काफी फोकस्ड है थ्रू पीएलआई स्कीम्स। आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं कि हम इंपोर्ट ना करें बल्कि अपने देश में बनाएं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा है, ईएमएस कंपनीज को जो पीएलआई स्कीम्स दी, उसमें काफी पीएलआई स्कीम्स चल रही है। मेरे को लगता है इससे इन्वेस्टर्स सिर्फ ये रिसर्च करें कि कहाँ कहाँ पे पीएलआई स्कीम्स है जिनका अच्छा यूसेज है और कौन सी कंपनीज उन पीएलआई स्कीम्स का फायदा उठा रही हैं, वही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पेस है। दूसरी तरफ हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, उस पे वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। मुझे लगता है अगले 5 साल में 2 से 3 गुना हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा। उसकी वजह से हमारी कंपनीज एक्सपोर्ट भी करने लगेंगी। तो ये एक बड़ा, और इसमें सिर्फ पीएसयू डिफेंस कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं लक्ष्मण जी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो हमारे डिफेंस फोर्सेस को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडार टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक, एंटी ड्रोन टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्वेलेंस सिस्टम, ये सब प्रोवाइड करती हैं। ये सारी कंपनीज में इंक्लूड कर रहा हूँ। सो एक ये बड़ा स्पेस है। ईएमएस की हमने बात करी। तीसरी तरफ एक डोमेस्टिक जो हमारी फार्मा कंपनीज हैं, उसको अगर यूएस एक्शन लेता है चाइना के अगेंस्ट अंडर बायोसिक्योर एक्ट जो है, इंडियन फार्मा कंपनीज को ऑलरेडी फायदा मिल रहा है। और इसकी वजह से जो हमारी फार्मा सेक्टर था पिछले साल बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था इन निफ्टी स्टॉक्स। तो इन सब की वजह से मुझे लगता है लक्ष्मण जी की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को
इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ट्रम्प क्या करेंगे वो फ्रैंकली हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम सिर्फ ये रिएक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे वो जो कंट्रोल में करेंगे, उसी पे रहा जाए। उसी पे ध्यान दें और उसका फ़ायदा उठाएँ। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका फ़ायदा उठाना। आप जो 2-3 सेक्टर्स पकड़ लें, उसी में फ़ोकस करें कौन विनर्स है और अगले 2-3 साल में अच्छी मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगी वहाँ से लक्ष्मण जी। हालांकि चूंकि आपने डिफेंस की बात की तो दर्शकों को पता ही होगा कि इस साल को पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ईयर ऑफ रिफॉर्म का नाम दिया है, जहां पे बहुत सारे प्रोक्योरमेंट वगैरह की प्रक्रिया भी आसान की जानी है। तो ये एक फैक्टर होगा जो अग्रवाल साहब कह रहे थे, तो यहाँ भी नज़र रखनी चाहिए। तो ट्रम्प से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कुल्हाड़ी मारेंगे तो अपने पैर पर भी चोट लगेगा, इसलिए उनको भी संभालना, अपनी इकोनॉमी को भी संभालना है। और हमारे जैसे भारत जैसे इतने इमर्जिंग मार्केट और इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, इसको कोई इग्नोर करके चल सकता है, ये संभव है नहीं। और तीसरी बात जो आप लोग कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, तो वो भी एक होता है कि एक बेस बनाने के लिए रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ट्रम्प के बाद जो अगला इवेंट है सुनील जी, वह है आपको बजट को लेकर के। 1 फरवरी को बजट होगा और बजट तो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉन इवेंट टाइप से होता जाता है, क्योंकि एक तो जीएसटी आ गया तो बजट की आधी चीज़ें जीएसटी में चली गई तो बाहर हो गया। लेकिन इस बार बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें फिर से बनने लगी। हालांकि उम्मीद हर बार होती है, लेकिन जिस तरीके के कंजम्पशन के आंकड़े आए, जीडीपी के आंकड़े आए, तो लगता है कि बजट में शायद कुछ करना चाहिए। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो बजट को लेकर के क्या हम लोग रुख रखें? पहली चीज़ तो आपसे पूछूंगा कि बजट में किस किस सेगमेंट को उम्मीद रखना चाहिए, और प्री बजट रैली हमने देखा पिछले कुछ दिनों का, तो उसके आधार पर क्या आपका मत बनता है? देखिए, मेरा मानना है कि इस बार डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की आशा होगी कि बजट थोड़ी पॉपुलिस्ट बने। ओके, वेयरएज एफआईएस और रेटिंग एजेंसीज की आशा ऑलवेज होती है कि आप कैपेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट को कायम रखना है। तो मेरे ख्याल में मैं यूं क्यों कह रहा हूं ना, बिकॉज अब हमें दिख रहा है कि एक खाली गवर्नमेंट की कैपेक्स की खर्चा से पूरी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट भी जो उम्मीद करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं कि हम कैपेक्स में इतना खर्चा करें, वो खर्चा नहीं कर पा रहे। ये दोनों बात उठा के लेकर फिर बजट में खाली एक आंकड़ा डालना कैपेक्स के बारे में अच्छा दिखता है, सभी रेटिंग एजेंसीज के लिए अच्छा, ये अच्छा है। मगर ग्राउंड लेवल में इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि मास कंजम्पशन स्लो डाउन हो गई है। जैसे आई थिंक अग्रवाल साहब ने बताया था कि जो इन्फ्लेशन की एक इम्पैक्ट हुआ है कॉमन मैन की पर्सेस में, एक वॉलेटाइल मॉनसून रहा तो उसका भी इम्पैक्ट रहा, और तीसरी बात थी कि एक कंज्यूमर सेंटिमेंट अफेक्ट हो गया है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम पिछले 2-3 साल से 2200 के लेवल से आज 2800 पहुंच गया, मगर एक के शेप रिकवरी जो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली के शेप इनकम का डिफरेंशिएशन हुआ है, जिसके कारण आपको जो एचएनआईज है उनका इनकम बहुत बढ़ गया है, मगर मास लेवल का इनकम रुपए टर्म्स में बढ़ा है, मगर एब्सोल्युटली इन्फ्लेशन ने उसका पूरा असर निकाल दिया। तो इस बार मेरे ख्याल में जो भी डोमेस्टिक फंड मैनेजर में बात करता हूं, उन सबका मानना है कि गवर्नमेंट को किसी तरह एक मास कंजम्पशन को बूस्ट करना है, तभी 2 एडवांटेज आएंगे। एक तो कंजम्पशन सेक्टर का पिकअप तो होगा ही, मगर दूसरी बात है कि जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़े लगेगी, तभी प्राइवेट सेक्टर भी आके साल के अंदर अपना प्राइवेट कैपेक्स का जो एक ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है वो शुरू करेगी। तो इंडिया के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं मानता हूं कि किसी तरह गवर्नमेंट उसको कंजम्पशन, रिटेल, प्राइवेट, बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन को सपोर्ट करे। यही उम्मीद डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास है, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत, क्यों? फिस्कल डेफिसिट को स्लिपेज होगा तो एफआईआईज और रेटिंग एजेंसी नाराज हो जाएंगे। कैपेक्स में बहुत कम करा दिया, फिर भी वो कहेंगे कि फ्यूचर ग्रोथ, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट फ्यूचर में इनकम में कैसे बदल सकता है अनलेस ऐसा मल्टीप्लाई रेफर कैपेक्स, ये सही है। तो एक अच्छी बैलेंसिंग की जरूरत है इस बार, और निर्मला मैडम के में ये चैलेंज है उनकी टीम के साथ कि कैसे ऑप्टिकली आप कैपेक्स को बढ़ते हुए दिखाएं, ऑप्टिकली आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखें और फ्यूचर डायरेक्शन डाउन में दिखाएं, बट द सेम टाइम आप कैसे एडिक्वेटली कंजम्पशन एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर पब्लिक के हैंड्स में, चाहे वो इनकम टैक्स की राहत के थ्रू ज्यादा मिडिल क्लास को टैक्स फ्री बनाए, चाहे किसी तरह पैसा हाथ में दे, और ये गवर्नमेंट भी करेगी। पब्लिक के हाथ में पैसा दे ताकि मास कंजम्पशन वहां पे बढ़े। हाँ,